प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास हम अब इस क्लास में पढ़ेंगे अधिगम। क्या पढ़ेंगे? अधिगम। अधिगम का बेसिक मतलब है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है सीखना, या आपका जो अधिगम का बिल्कुल छोटा सा मतलब होता है सीखना। लर्निंग, अधिगम क्या बोलते हैं? लर्निंग। और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। दूसरा, अगर अधिगम का हम व्यापक मतलब बोलें तो व्यवहार में परिवर्तन। आपके जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? हम अधिगम बोलते हैं। व्यवहार के बारे में जे.बी. वॉटसन ने कहा था। कब कहा था? 1913 में। जिसे बोलते हैं व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक थे जो व्यवहारवादी थे। सबसे पहले व्यवहार के बारे में जो परिवर्तन होता है किसके व्यवहार के बारे में सबसे पहले बताया था? जे.बी. वॉटसन ने। कब बताया था? 1913 में। 1905 में मैकडूगल ने व्यवहार शब्द की परिभाषित किया था। सबसे पहले व्यवहार शब्द को परिभाषित करने वाले कौन है? मैकडूगल। और व्यवहारवादी या व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जे.बी. वॉटसन। व्यवहार क्या होता है? सिंपल सा, व्यक्ति द्वारा क्रिया बाहरी रूप से दिखाया जाता है। व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया होती है या जो परिवर्तन है, व्यक्ति के द्वारा क्रिया में परिवर्तन, जो व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, बाहरी रूप से जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? व्यवहार। जैसे व्यवहार में परिवर्तन आपके कैसे कैसे आ सकते हैं? अभ्यास के कारण आ सकते हैं, परीक्षण के कारण आ सकते हैं, या आपका अनुभव। अब आपके व्यक्ति के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आना, या व्यक्ति के द्वारा उसकी क्रियाओं में परिवर्तन आना, बाहरी रूप से क्रियाओं में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? व्यवहार। व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए स्थायी। उसे बोलते हैं अधिगम कहते हैं। जो व्यवहार में परिवर्तन के कारण हम अधिगम नहीं कह सकते। तो व्यवहार में परिवर्तन के कारण तो परिपक्वता भी आ सकती है। जैसे व्यवहार में जो ये आपकी जो परिपक्वता है, बीमारी है, व्यवहार में परिवर्तन, थकान है, संवेगात्मक विकास है, मादक पदार्थों का सेवन करने से भी व्यवहार में परिवर्तन आता है, मूल प्रवृत्तियां हैं जैसे जन्मजात की जो कार्य थी, ये आपकी जो होते हैं सारे के सारे अस्थायी परिवर्तन। लेकिन व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन आता है तभी हम उसको बोलते हैं अधिगम। जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है तब उसे हम अधिगम नहीं बोलते। जैसे अस्थायी परिवर्तन में जैसे आपकी परिपक्वता आ गई, आपकी बीमारी हो गया, कोई थकान हो गई, आपकी संवेगात्मक विकास हो गया, कोई मादक पदार्थ का सेवन हो गया, या जो मूल प्रवृत्तियाँ, जो जन्मजात की प्रवृत्तियाँ, ये सारे के सारे परिवर्तन आपके कैसे हैं? अस्थायी। लेकिन व्यवहार में कैसा परिवर्तन आना चाहिए? आपका स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन जब आप किसी व्यवहार में लेके आते हो तो उसे बोलते हैं हम अधिगम। अधिगम के बारे में, जैसे व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, परीक्षण या अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन आए उसे हम बोलते हैं अधिगम। सबसे पहले अधिगम के बारे में क्रो एंड क्रो ने एक धारणा दी। उन्होंने क्या बोला कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद एक दूसरी परिभाषा दी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने क्या बताया? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद विलियम वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी अधिगम की। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? आपकी एक विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, उसने दूसरी एक परिभाषा और दी कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना, नवीन ज्ञान का अर्जन करना या नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद बी.एफ. स्किनर ने बताया कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। व्यवहार के अंदर जो उत्तरोत्तर है, अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। आइजैक ने क्या बताया? अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम आपका नवीन एवं स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन में जो बुद्धि की दर में वृद्धि होती है, जो स्थायी परिवर्तन होता है उनके जो अंतर्गत जो सीखा गया है। अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तनों के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। उसे क्या बताया था? अधिगम बताया था। किसने बताया था? आइजैक ने बताया था। कुछ परिभाषाएं जैसे आगे हैं, जैसे कुछ परिभाषाएं आपकी यहाँ पे हैं सिंपल। जैसे गेट्स ने क्या बताया कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, जो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। गेट्स ने क्या बताया कि प्रशिक्षण
और अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम के पक्ष, अब अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष, या इसको कई बार हम बोल देते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष आपका क्रियात्मक पक्ष। तीसरा पक्ष आपका भावनात्मक पक्ष। अब अधिगम जो होता है, अधिगम की विधियां कौन कौन सी? अधिगम की पहली विधि है जिसका बोलते हैं हम अनुकरण। दूसरी विधि को हम बोलते हैं सूझ। तीसरी विधि को हम बोलते हैं अभ्यास। और चौथी विधि है जिसका नाम बोलते हैं हम भूल। और अधिगम के प्रकार, अधिगम के जनरली 3 प्रकार होते हैं। पहला गामक अधिगम, जो शारीरिक अधिगम बोल सकते हैं। नंबर 2 प्रतिबोधात्मक अधिगम। और नंबर 3 संकल्पनात्मक अधिगम। पहले अधिगम का नाम है गामक अधिगम या शारीरिक अधिगम। दूसरे अधिगम का नाम है प्रतिबोधात्मक अधिगम। तीसरे अधिगम का नाम है संकल्पनात्मक अधिगम। तीसरी बात की जो आपके जो अधिगम के प्रकार हैं, पहला प्रकार जैसे आपका जो 3 प्रकार है, पहला प्रकार जैसे आपका जो गामक अधिगम है। गामक अधिगम के अंदर जो शारीरिक क्रिया होती हैं, जितनी भी शारीरिक क्रिया होती हैं वो सारे गामक अधिगम के अंदर आते हैं। विधि कौन सी है? जो शारीरिक क्रियाएं हैं, या जो शारीरिक अधिगम या जो गामक अधिगम वो अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। सीखा जाता है अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। कब होता है जो शारीरिक अधिगम या गामक अधिगम? सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में, जब बच्चे छोटे होते हैं, 0 से लेके मतलब जब बच्चा आपका जन्म लेता है, जन्म से लेके 4 वर्ष तक, जिसे हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। या 0 से 6 वर्ष तक भी हम क्या बोल देते हैं? शैशवावस्था। दूसरा टाइप आपका प्रतिबोधात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम में क्या होता है? संप्रत्यय बनता है। क्या बनता है? संप्रत्यय बिंब। तो संप्रत्यय या बिंब बनना वो कहाँ पे बनता है? मस्तिष्क में बनता है। कहाँ बनता है? आपका मस्तिष्क के अंदर संप्रत्यय बिंब बन जाते हैं। किस अवस्था में बनता है वो? बाल्यावस्था में। प्रतिबोधात्मक अधिगम के अंदर समझा जाता है। क्या बन जाता है? समझा जाता है, बिंब बनता है। क्या बनता है? एक बिंब बनता है। प्रयत्न व भूल की विधि, इसमें विधि कौन सी होती है? प्रयत्न व भूल की विधि। तीसरे अधिगम का नाम है आपका संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम में संकल्पनाएं आती हैं। क्या आती हैं? संकल्पनाएं। मस्तिष्क का विकास होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का विकास। विषय वस्तु को देखकर कल्पना आती है। क्या आती है? विषय वस्तु को देखकर कल्पनाएं आती है। किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? किशोरावस्था में। किसके अंदर होता है? किशोरावस्था में। और विधि कौन सी यूज की जाती है? सूझ विधि। कौन सी यूज की जाती है? सूझ की विधि। इसके बाद है आपके अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं आपकी, जैसे जर्नल सबसे पहली विशेषता है क्या अधिगम की? अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम, जब भी आपका कोई अधिगम होगा, जब भी आप कुछ सीखोगे तो उसका क्या होगा? कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नंबर 3, अधिगम जन्म पर्याप्त चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया, जो अधिगम की प्रक्रिया, वो लगातार चलती रहती है। चौथा, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक क्रियात्मक प्रक्रिया। बिना क्रिया के अधिगम होना असंभव है। जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे तब तक कोई भी अधिगम नहीं होगा। नंबर 5, अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक हो सकता है। अधिगम आपका सकारात्मक भी हो सकता है और अधिगम आपका नकारात्मक भी हो सकता है। अधिगम हमेशा समाज के सापेक्ष होता है। अधिगम कहाँ होता है? हमेशा समाज के सापेक्ष। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक। सार्वभौमिक नहीं है, मूल प्रवृत्ति नहीं है। अधिगम अस्वाभाविक है। नंबर 7, अधिगम में कई प्रकार की सीखने की विधियां सम्मिलित होती हैं। अधिगम मतलब जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी विधियां सम्मिलित होती हैं। नंबर 8, अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपके आसपास का जो माहौल है, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो अधिगम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम कभी नया नहीं होता। अधिगम बार बार करके हम क्या करते हैं? उसको सीखते हैं। इसके बाद नंबर 10, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम के कारण व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो सकता है? आपके अभ्यास के कारण भी हो सकता है, आपके अनुभव के कारण भी हो सकता है, आपके प्रशिक्षण के कारण भी हो सकता है। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। और अधिगम से कौन सा विकास होता है? हमेशा सर्वांगीण विकास। अब अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं? अधिगम के वक्र का मतलब अधिगम की मात्रा व अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर संबंध, बंधन होना। क्या होना? बंधन होना।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे रेखांकित करने के लिए जो वक्र रेखा बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र। अधिगम की मात्रा या अधिगम में लगने वाले समय के मध्य जो एक दूसरे के परस्पर जो संबंध होता है, जिसे हम रेखाकृत करते हैं या एक वक्र रेखा बनाते हैं, वक्र रेखा प्राप्त होते हैं, हम बोलते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला वक्र होता है आपका सरल रेखीय अधिगम वक्र। दूसरा बोलते हैं समान उपलब्धि वक्र, मतलब अधिगम की मात्रा और अधिगम का समय, इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों एक जैसे। अधिगम की मात्रा और अधिगम का समय, तो अधिगम और अधिगम की मात्रा और अधिगम का समय क्या होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। दूसरा बोलते हैं हम जिसको अन्योत्तर वक्र या बढ़ा हुआ वक्र या धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। इसमें क्या होता है कि आपकी जो अधिगम की मात्रा है वो ज़्यादा होती है और अधिगम का समय क्या होता है, कम होता है। जब आपकी अधिगम की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें लगने वाला समय क्या हो, कम हो, उसे बोलते हैं हम धनात्मक वक्र। क्या बोलते हैं, धनात्मक वक्र। इसके बाद क्या होता है आपका ऋणात्मक वक्र या नकारात्मक वक्र। नकारात्मक वक्र का मतलब क्या हुआ, जिसमें अधिगम में समय तो ज़्यादा लगता है लेकिन अधिगम की मात्रा क्या होती है, कम। अधिगम की मात्रा क्या होती है, कम। उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र बोल सकते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं नकारात्मक वक्र। चौथा आपका होता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र को हम बोलते हैं सर्पिलाकार वक्र। क्या बोल देते हैं, सर्पिलाकार वक्र या एस टाइप वक्र। क्या होता है, एस टाइप वक्र। इसमें क्या होता है कि आरंभ में आपका जब अधिगम होना शुरू होता है तो आरंभ में समय तो ज़्यादा होता है लेकिन अधिगम की मात्रा क्या होती है, कम। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बाद में क्या होता है कि आपकी अधिगम की मात्रा तो ज़्यादा हो जाती है और समय क्या रह जाता है आपका, कम। इसके बाद ये है कि कुछ आपका जो अधिगम है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। कि आप कोई अधिगम है, कुछ सीखते हो तो उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहले जैसे अधिगम को प्रभावित करने के लिए गति कम है या गति ज़्यादा है। सबसे पहले अधिगम को प्रभावित कौन करता है, अभिप्रेरणा। क्या करती है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब जोश, जुनून, जज्बा। अगर आपकी अभिप्रेरणा ज़्यादा होगी तो आपका अधिगम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर 2, आपको अभी अधिगम को प्रभावित कौन करता है, विषय वस्तु। कौन करता है अधिगम को प्रभावित, विषय वस्तु। कि आपकी विषय वस्तु सरल है, सुबोध है, सामान्यकृत है। तो जितनी ज़्यादा आपकी सरल विषय वस्तु होगी उतना ही ज़्यादा आपका अधिगम होगा। तीसरा अधिगम को प्रभावित करता है वातावरण। कि आपका जो वातावरण है वो कैसा है, मैत्री प्रिय है, नेत्र प्रिय है, प्रदूषण से रहित है, आपके अनुकूल है। तो जैसे आपका वातावरण अच्छा वातावरण मिलेगा तो आपको अधिगम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नवीन ज्ञान, क्या होगा, नवीन ज्ञान। पूर्व ज्ञान को प्रभाषित करना। पूर्व ज्ञान की संपूर्ण जानकारी होने के बाद आपका जो अधिगम है वो क्या होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। विधि, आपकी जो विधि कौन सी है, आप अधिगम जो ले रहे हो, आप जो सीख रहे हो, उसके लिए कौन कौन सी विधि है। अगर आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक मतलब जो क्रिया पर आधारित होती है, जो काम पर आधारित होती है, तो आपका अधिगम हमेशा धनात्मक रहेगा। छठा, आपकी मानसिक विकास। अधिगम, अगर आपका मानसिक विकास अच्छा है, आपकी चिंतन की प्रक्रिया अच्छी है, आप अच्छे से सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो आपका अधिगम भी क्या होता है, अच्छा होता है। साथ में आपका परिपक्वता। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव ही नहीं है। मतलब जितने ज़्यादा आप परिपक्व होगे उतना ही आपका अधिगम अच्छा होगा। अब अधिगम पे किन किनों ने अपना काम किया, जैसे सबसे पहले अधिगम के ऊपर व्यवहारवादियों के सिद्धांत। व्यवहारवादियों में कौन कौन से, जैसे E.P. पालवो थे, B.F. स्किनर थे, थारनडाइक थे और C.L. हल थे। I.P. पावलो ने क्या बताया कि पुनर्बलन पे, किस पे ऊपर काम किया, सबसे ज़्यादा पुनर्बलन के ऊपर काम किया। जैसे B.F. स्किनर, उन्होंने क्या बताया, अनुक्रिया। और जो थारनडाइक थे उन्होंने क्या बताया, उद्दीपक। और C.L. हल ने क्या बताया था, अभिप्रेरणा। क्योंकि आप जो व्यवहारवादी थे, जो व्यवहारवादी जो पावलोव था, स्किनर था, थारनडाइक था या C.S. हल थे, उन्होंने क्या बताया कि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने किसको ज़्यादा तवज्जो दी, कि पुनर्बलन के ऊपर काम होना, अनुक्रिया करना, उद्दीपक करना, अभिप्रेरणा होना, इन सब के ऊपर व्यवहारवादी आधारित थे। क्या करते थे वो, यंत्रवत अधिगम करते थे। अधिगम के लिए वो पशु तथा मानव के ऊपर अपने धीरे धीरे प्रयोग करते थे। वो क्या बोलते थे कि अधिगम है जो धीरे धीरे सीखते हैं। कैसे अधिगम क्या होता है, धीरे धीरे बनता है।
अधिगम के लिए अनुबंधन बनने, अधिगम अधिगम का जो परिणाम है, अधिगम का जो परिणाम वो अनुबंधन बनने के बाद होता है कि आप किसी के साथ कैसा अनुबंधन बनाते हो, तो वो अधिगम का परिणाम होता है। तीसरा, अनुक्रिया और उद्दीपक। अनुक्रिया और उद्दीपक में क्या बनना चाहिए? एक बंधन बनना चाहिए, एक संबंध बनना चाहिए, अनुबंध कहते हैं उसके कारण ही। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जब कोई संबंध बनता है तभी क्या करते हैं? अधिगम सीख पाते हैं। इसके बाद संज्ञानवादी थे, संज्ञानवादी सिद्धांत, जिसमें चेतना और व्यवहार का जो मिला जुला था। जैसे इसमें गेसाल्टवाद संप्रदाय था। गेसाल्टवाद में कौन कौन थे? जैसे मैक्स वर्दीमर थे, कोहलर थे, कर्ट लेविन थे, कोपका थे। जैसे कर्ट लेविन ने क्या दिया? क्षेत्रवाद का दिया था। ये क्या बोलते हैं कि जो संज्ञानवादी होते हैं वो संवेदना के ऊपर आधारित, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, समस्या समाधान क्या होता है, ये यंत्रवर्त नहीं थे। और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो किसके ऊपर किए थे? मानव के ऊपर। जो संज्ञानवादी थे वो क्या बोलते हैं कि अधिगम अचानक होता है, कि अधिगम क्या होता है आपका? कोई अचानक होता है अधिगम। अधिगम समस्या का समाधान की योग्यता होती है, कि जब भी कोई अधिगम होता है तो उसमें समस्या का समाधान होता है। ये सिंपल सी एक बात बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को अर्जित किया जाता है। फिर क्या होती है? संवेदना होती है, और फिर उसका क्या किया जाता है? प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण में नाम क्या है, पहचान करना, उसकी व्याख्या करना। सबसे पहले इंद्रियों से ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? उसकी संवेदना की जाती है, उसके बाद उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, उसके बाद संज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसके बाद क्या होता है? कोई सूझ आती है दिमाग में, और उसके बाद फिर क्या आता है? समस्या का समाधान होता है। तो इस क्लास में हमने पढ़ा सिंपल सा कि व्यवहारवादी सिद्धांत किस कौन कौन से किस किसने दिए थे, व्यवहारवाद क्या था, संज्ञानवाद क्या था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच।